हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के पार्ट नंबर 3 में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मेथड। अब देखिए, दिखने में जितना इजी आपको लगता है ना उतने ही आसान इसके क्वेश्चन होते हैं। सिंपल सी चीज मैं आपको एक समझाता हूं। जिस डायरेक्शन में आपके पास मान लेते हैं, जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि भाई वेलोसिटी है, दो बॉडीज आपस में स्टिक करके आगे की तरफ को मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनकी सेम वेलोसिटी है और वो आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक करके। लेकिन सोचो कैसा हो कि अगर मैं दो ब्लॉक को अलग अलग रख दूं और बीच में किसी थ्रेड, स्ट्रिंग या फिर रॉड से कनेक्ट कर दूं और मैं ये बोलूं कि भाई पहले वाले और दूसरे वाले की वेलोसिटी में डिफरेंस है, तब यहां पर हमें क्या कंडीशन को अप्लाई करना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या मिला, देखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। ये आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा मस्ट बी सेम एज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ब्लॉक की स्ट्रिंग के अलोंग। बस यही चीज आप लोगों से बोल रहा है। अगर आप लोग इतना सा यहां पर समझ गए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो कह रहा है ना, नो रिलेटिव मोशन अलोंग द स्ट्रिंग, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूं तो आप लोग बहुत सिंपल सी चीज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने यहां पर क्या करा बेटा, एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया, ये लीजिए, और फिर आपने ऐसा ही एक और ब्लॉक ले लिया यहाँ पर, और मान लेते हैं कि आपने इन दोनों को किसी रॉड से कनेक्ट कर दिया। आप ऐसा मान लीजिए कि आपने इन दोनों को किसी रॉड से कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए, इसे रॉड मान लो, ये लीजिए, ठीक है। अब आपने जब इसे कनेक्ट करा तो आपने इसे कहा भाई ये हमारे पास क्या है, बी ए है, और ये हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी बी बी है। पहले यहां तक की चीजें आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको इसे सिंपल तरीके से बताना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा, देखो इसे m1 मास मान लो और इसे m2 मास मान लो। इसकी वेलोसिटी भी इस साइड में va है और इसकी वेलोसिटी भी इस साइड में आपके पास vb है। ये देखिए, क्या इतना आप लोगों को पल्ले पड़ रहा है? बोल मेरे लाल, क्या इतना क्लियर? तो यहां से तो सिंपल है कि भाई बी ए बराबर हो जाएगा हमारे पास बी बी के। लेकिन सोचो अगर कोई हमारे पास किसी पर्टिकुलर एंगल में चला गया तो, कहने का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ऐसा मिला जो किसी ना किसी एंगल पर अगर मूव कर रहा हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर। मान लो ये भी हमारे पास है, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है वो भी हमारे पास है। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडीज हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि भाई वेलोसिटी हमारी एक तरफ जा रही थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा बेटा। यहां पर आपको ये चीज फील होगी कि आपके पास जो यहां पर स्पीड लग रही है, ये देखिए, मान लेते हैं हमने इसे कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वापस से वही सेम चीज आ जाएगी। इसे आप लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया सर हमारे पास m1 और ये हो गया सर हमारे पास m2। ये हमारे पास दो चीजें हो गई, बीच में हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि इसकी वेलोसिटी va इस साइड है, जो कि यहां से एक थीटा एंगल को बना रही है। क्या इतना क्लियर है? पहले ये बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि इसकी वेलोसिटी इस साइड में है जो कि बी वेलोसिटी है, और ये इस साइड से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो मतलब हमें दो चीजें यहां पर देखने को मिल गई। इसे हम लोग थीटा 1 नाम दे देते हैं और इसे हम लोग थीटा नंबर 2 नाम दे देते हैं। सोचो पहले वाले के अंदर तो हमारे पास वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो हमें प्रॉब्लम नहीं आई। आपने बड़े सिंपल तरीके से बोल दिया कि सर जो पहले वाले की वेलोसिटी है वो दूसरे वाले की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये फुलफिल कर रहा है हमने जो यहाँ पर लिखा है। बस इतनी चीज तो हमसे पूछा था, वो हो पा रही है। लेकिन सोचो अगर ये वेलोसिटी आपकी स्ट्रेट ना जाकर ये किसी अलग एंगल में, ये किसी अलग एंगल में, अब ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बताइए? आप लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर इसे हम दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर लेंगे। एक तो हमारे पास हो गया वी ए कॉस थीटा, ये क्या बनेगा बेटा आपके लिए, ये बनेगा सर वी ए कॉस थीटा, और ये हमारे पास बनेगा सर वी ए साइन थीटा, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। ये लीजिए, और इसी तरह से क्या ये वाला भी, और इसे थीटा 1 नाम देना, ये देखिए इसे थीटा 1 नाम दीजिएगा। ये भी हमारे पास दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा सर, ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा 1। ये तो आप लोग जानते हैं ना कि जिस साइड आपके पास थीटा होता है उस साइड क्या लगता है, कॉस लगता है, और अपोजिट साइड में लगता है आपके पास साइन, ठीक है, अपोजिट साइड में साइन लगता है। ये क्या हो गया हमारे पास वी बी, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा 2। पहले बताओ क्या इतनी चीज समझ में आ गई? अब आपके पास जो स्ट्रिंग है, आपकी जो वेलोसिटी है ना वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगनी चाहिए और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो देखो स्ट्रिंग हमारा इस डायरेक्शन में है और वी ए कॉस थीटा 1 और वी बी कॉस थीटा 1 हमारा बराबर हो सकता है, ये हमारा कॉस थीटा 2 है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो यहां पर हमारे पास ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि ये देखिए
कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसके बराबर हो जाएगी, जबकि इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसका और इसका तो कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिंग के अलोंग में देखिए आप दो वेलोसिटी आपको देखने को मिल रही है। इट मींस आप लोग यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वी ए कॉस थीटा 1 आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा वी बी कॉस थीटा 2 के, मतलब कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है? यही चीज बोलता है आप लोगों से जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। क्या इतना क्लियर है बेटा? ये आपके पास आ जाएगा। अब सोचो एक सिचुएशन अगर आपको इसमें और दे दी जाए तो और क्या ही होगा। अभी तो आपने स्ट्रिंग का केस पढ़ लिया कि भाई एक तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास जा रहा है वो स्लाइटली हमने देखा कि किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल के अंदर मूव कर रहा है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमारे पास एक और टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रॉड कंस्ट्रेंट। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, रॉड कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ग्राफिकल आप ले लीजिए, मतलब कोई दीवार ले लो, ठीक है, दीवार कंसिडर करते हैं। चलिए, अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई कोई भी दीवार ले लीजिए, मान लेते हैं आपने ये वाली दीवार को कंसिडर कर लिया, ये लीजिए, ये दीवार आपने कंसिडर कर ली, और साथ में आपने कहा कि सर ये लीजिए, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, ये लीजिए, ये दीवार है हमारे पास। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि इस दीवार से एक रॉड लगी हुई है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, ये देखिए, इसे एक रॉड कंसिडर कर लीजिए। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई ये रॉड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो देखो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो वेलोसिटी आपकी इस साइड में होगी और इसकी वेलोसिटी इस साइड में होगी। क्या ये चीज आप लोग मानते हैं? मैंने कहा कि अगर हमने इसे ए पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये लीजिए, अगर मैंने कहा कि एक को ए और एक को बी पॉइंट मान लूं, तो आप लोग खुद बताओ जब ये रॉड नीचे गिरेगी तो कहां कहां आपको इसकी वेलोसिटी देखने को मिलेगी। मान लेते हैं कि आपने इस वाले पॉइंट को ए कंसिडर कर लिया और इस वाले पॉइंट को आपने बी कंसिडर कर लिया। इसे थोड़ा सा इधर लिखूंगा, अभी रीजन बताता हूं क्यों। तो एक बात बताओ, क्या इसकी जो वेलोसिटी है वो इस साइड में होगी? भाई ये रॉड तो ऐसे गिर रहा होगा ना, ऐसे गिर रहा होगा, तो बी वाले की वेलोसिटी इस साइड में होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा यहां पर जो होगी मेरे लाल, वो नीचे की तरफ होगी। ये देखिए, क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अब ये तो आपके पास बन रहा है कितना बेटा, थीटा बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 90। तो क्या मैं इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा बोल दूं? ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसे रॉड को थोड़ा सा आगे ले लूं तो मैं इसे दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर सकता हूं। एक तो मेरे पास बनेगा कॉस और एक बनेगा मेरे पास साइन। आप पहले से देखिए, क्या इतनी चीजें आप लोगों के पल्ले पड़ रही हैं? क्या इतनी चीजें आप लोगों के पल्ले पड़ रही हैं क्या? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसके दो कंपोनेंट यहां पर फॉर्म होते हुए हमें नजर आएंगे, ठीक है। एक बनेगा हमारे पास कॉस और एक बन जाएगा हमारे पास साइन। ये देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आऊं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर आपके पास कॉस थीटा, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास सर, ये बी वाला पॉइंट है ना, हाँ चलिए, ये जो बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा सर हमारे लिए साइन थीटा। बताइए, क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? एक हमारे पास कॉस थीटा, भाई कैसे ये थीटा हमारे पास फॉर्म हो गया, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रहा है? जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, ये आपने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। अब इसी तरह से आप इसे भी दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर लेंगे, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा। इसे तो हम लोग बोलेंगे वी ए, ये हो जाएगा सर हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम इसे इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं सर वी ए साइन थीटा, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह से ये जो हमारे पास पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, वी ए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए, ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। क्या इतना क्लियर है? बस याद रखना, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? एक बार आप लोग इस डायग्राम को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बेटा। सिर्फ एक बार इस पे निगाह मारिए। अब देखो कितना सिंपल है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या आप ये बोल सकते हो कि सर ये वाली जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर हो गई। इट मींस मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को रॉड के बराबर में, रॉड के साथ वाली चाहिए वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारे पास, देखो वी ए साइन थीटा, और किसके बराबर है ये, वी बी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। ये देखिए, बस पूरे में आपको यही देखना है कि वो रॉड हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कंडीशन, वो बस कहां पर आना चाहिए, वो एक तो स्ट्रिंग हो, रॉड हो, उसके अगेन अलाइन में आना चाहिए, ठीक है, उसके साथ में जाना चाहिए, टूवर्ड्स उसके चलना चाहिए। जैसे रॉड है तो रॉड के हम इसी वाले पोर्शन के अंदर वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, और पहले वाले और दूसरे वाली वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। हमें बस ये दो पॉइंट याद रखने, बाकी का काम हमारा हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? एक बार आप इस पर निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की।
अब इसी बेस पर अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए अगर हम इसी बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आपसे क्या बोलता है, कहता है दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इन द फिगर एज शोन बिलो। मतलब आपको ए की यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा, ये वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास, ये v हो जाएगा, ये भी हमारे पास v हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट ले लूंगा, एक तो कॉस वाला और एक साइन वाला, सिंपल सी चीज है। तो इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 50/3 इवन ये होना चाहिए 50/3 और ये होगा कॉस 53, इसे इक्विवेलेंट कर दीजिए वेलोसिटी के, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज। मैंने क्या करा सर, मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरे पास जो ये वेलोसिटी है 50/3 मीटर पर सेकंड जो मुझे दिया हुआ है, मैंने इसके दो कंपोनेंट बना लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब ये दो कंपोनेंट कौन से होते हैं सर, एक तो होता है हमारे पास कॉस वाला और एक होता है हमारे पास साइन वाला। तो देखो साइन वाले की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारे पास कहाँ है, नीचे इस साइड में रोप है, इसी साइड वेलोसिटी है, तो इसी साइड हमारे पास इस वाली वेलोसिटी का भी कंपोनेंट होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस इतना करना है। तो बताओ मेरे को, ये तो साइन वाला तो ऊपर चला गया, उसका तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो कॉस वाला इस साइड में आ रहा था उस वाली वेलोसिटी को आप इसके साथ इक्विवेलेंट करके आराम से लिख सकते हैं। बताइए क्या इतना क्लियर है, बोल बेटा। अगर इतना तेरे को क्लियर है तो आराम से देखिए, एक बार पानी वानी पी लिया जाए, फिर हम आगे की बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है टॉपिक, बहुत इजी है, टफ नहीं है। आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे निगाह मारिए एक बार। इसके बाद फिर हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। देखिए कभी भी आपके पास अगर ऐसा आ जाए तो या तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी होगी, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर एक्सेलरेशन होगा। तो टोटल आपके पास जो नेट निकल करके आएगा जिसकी हम लोग बात करते हैं वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0। कहने का मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि समीशन हमारे पास हो गया टी वेक्टर डॉट में एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से बेटा आप अगर यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा टी डॉट में वी, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 0। और अगर मैं और देखना चाहूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 0। बस ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, कहता है एन आइडियल मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कैन इन नीदर possesses काइनेटिक एनर्जी और स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, सो इट कैन नेवर गेन और सप्लाई एनर्जी। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। टी यहाँ पर क्या है, टेंशन का रोल प्ले कर रहा है, तो टी डॉट एक्स हम लोग बात करते हैं, भाई वही तो होता है वर्क डन। हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, सिंपल सी चीज है। तो उसी चीज के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने लगाया है। बोलो क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर कौन सा फ्रेम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रेम यूज होगा वो ग्राउंड फ्रेम होगा, याद रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों से, कौन सा फ्रेम होगा बेटा, ये आप बोलेंगे यहाँ पर सर ग्राउंड फ्रेम। ये देखिए, ठीक है बेटा, ये ग्राउंड फ्रेम मतलब ग्राउंड से खड़े होकर के आप लोग इस चीज के लिए नोटिस कर रहे हैं, तब जाकर आपके पास ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है? अगर इतना है तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, इसे एक बार आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि हमसे क्या पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, आपसे बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक की आपसे वेलोसिटी पूछी गई और आपको पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर निकाल के दे दिया गया। आपसे बोला है कि ए का जो हमारे पास वेलोसिटी वी नॉट है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यार एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या ऊपर की तरफ इसमें टेंशन नहीं होगा टी? ऊपर की तरफ टेंशन टी होगा, 100% होगा। और ये आपके पास सेम रोप है तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, टेंशन टी हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है? अब अगर आपके पास ये टेंशन टी होगा तो ये दो पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपल है, एक तो टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। देखो जिस साइड आपके पास कॉस है, मतलब जिस साइड थीटा है वो आएगा आपके पास कॉस थीटा, ठीक है, ये लीजिए ये आपके पास आ गया। और ये ऊपर वाला चला जाएगा आपके पास टी साइन थीटा, जिसका एज सच कोई रोल नहीं है क्योंकि वो नीचे एमजी को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो पहले ये बताओ क्या इतना क्लियर है क्या? आराम से देखिए आप लोग, आराम से देखिए एक बार और मुझे बताएं कि क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या? बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर आपने ऊपर की तरफ जो टी कंसिडर किया है तो ये वाला पोर्शन भी तो आपका टी हो जाएगा, ये भी तो आपका टी हो जाएगा क्योंकि सेम रोप है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर कंसिडर कर ही रहे हैं तो आप लोग इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया टी डैश, मान लेते हैं इसमें जो हमारे पास है वो कितना है टी डैश, हमने मतलब कोई दूसरा कंसिडर कर लिया, मतलब एक अलग टेंशन हमने कंसिडर कर लिया इस पे जो लग रहा होगा। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये नहीं पता कि जो टी डैश है वो इन दोनों के बराबर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई टी डैश बराबर हमारे पास क्या हो गया,
टी प्लस में, ये देखिए टी प्लस में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। आराम से देख सकते हैं आप लोग, टी प्लस में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। भाई ये वाला टी और ये वाला टी कॉस थीटा, आपने क्या करा, दोनों को ऐड ऑन कर दिया। दोनों को ऐड ऑन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनती है वो टी डैश की बनती है। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? आराम से देखिए आप लोग, सिर्फ ब्रेकडाउन को आप लोगों को देखना है, जो नोटिस करना है ना वो किसे करना है बेटा, वो ब्रेकडाउन को आपको देखना है। क्या इतना क्लियर है? अब मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है बी वाले की, तो हमने मान लिया कि इधर कहीं खींच के चला जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बी कंसिडर कर ली। बहुत सिंपल। अब हमारे पास वापस से वही सिनेरियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, टी डॉट वी बराबर हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो इसे हम क्या मानते हैं, वी नॉट। तो ये हो गया माइनस का टी वी नॉट, और प्लस कर लीजिए आप लोग कितना, टी डैश इंटू में वी बराबर कितना हो गया बेटा, जीरो। ये मैंने कैसे कंसिडर करा वो आपको एक बार बता देता हूँ। देखो अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, हमारे पास क्या होगा, समीशन ऑफ टी डॉट वी, मतलब जितना भी टी डॉट वी आपके पास है वो सबका सब इक्वल टू आपका आना चाहिए जीरो। सिंपल, ये हमारा मेन मोटिव है। अब अगर इसी बिहाफ पर आप और हम मिलकर के यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चीजों को, तो हमें ये पता चलता है कि भाई माइनस का टी वी नॉट आ गया। कहने का मतलब ये देखो, टी ऊपर है वी नॉट नीचे है, तो क्या मैं वेलोसिटी को माइनस करके ऊपर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी अपोजिट में जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस ले लिया और प्लस कर लिया हमने कितना, टी डैश इंटू में वी। हमें सिंपल से यही चीज यहाँ पर नोटिस करनी थी। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा टी वी नॉट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, टी डैश वी। भैया उधर चला जाएगा उठ के, सिंपल सी चीज है। और टी डैश आपके पास किसके इक्विवेलेंट है आप देख सकते हैं एक बार, टी डैश आपका इक्विवेलेंट है टी, आप कॉमन ले लीजिए, वन प्लस में कॉस थीटा इंटू में वी, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले टी से आप इस वाले टी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए। ये देखिए, तो आपके पास जो वी निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आएगा बेटा, वी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा। वन प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा। ये लीजिए, आराम से देखिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आ गए तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को यहां पर नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है जिसे हम लोग बात करते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एम। अगर हम एम ब्लॉक की वेलोसिटी के बारे में पता करना चाहें तो मुझे एक बात बताओ, क्या पहले सबसे पहले यहां पर जो लगेगा वो टी लगेगा, तो यहां भी ऊपर की साइड हमारे पास क्या लगेगा, टी लग रहा होगा, हाँ या ना? बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है? अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास 2t। अब अगर ये 2t हो गया तो सर ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 2t। अब 2t और 2t मिलकर कितना हो गया, 4t। तो आपने यहाँ पर लिखा 4t। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर 4t लिखा तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हमारे पास हो जाएगा 4t। बोलो क्या इतना क्लियर है? सर ये भी 2t ये 2t मिलकर 4t 4t हो गया हमारे पास, ये लग रहा है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास क्या लगेगा बताइए, ये हमारे पास टेंशन है, ठीक है, और ये होगी वेलोसिटी, तो वही हमारा टी डॉट वी इक्वल टू जीरो लग जाएगा समीशन में। एग्जैक्टली। अब आपसे पूछा क्या है बताओ, आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मास एम। अगर स्मॉल एम की बारी आ रही है तो ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी किस साइड होगी, इसकी वेलोसिटी होगी सर ऊपर की तरफ। वापस से आ जाइए। अब आप लोग जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको ये सिनेरियो पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि समीशन ऑफ टी डॉट में वी जो होता है हमारे पास वो इक्विवेलेंट होता है किसके, जीरो के। किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, वो जीरो के इक्विवेलेंट होता है। अब सोचने वाली बात है कि देखो ये नीचे आ रहा है, ये टोटल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो 4t 2t t 4 5 6 और एक 7 टोटल 7t हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि माइनस का 7t इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 10, प्लस कर लीजिए आप लोग कितना हो जाएगा, टी डॉट वी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 70t बराबर कितना हो जाएगा, टी वी। तो इस तरह से अगर मुझे टी से टी को कैंसिल करना हो तो मैं वेलोसिटी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। मैंने कहा ये कैंसिल आउट होगा तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी निकल कर आई बेटा, 70 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, ये हो गया आपके पास आंसर आपका। ध्यान से देखिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, ये आपके पास आएगा आंसर। अब इसी तरीके से आपके पास एक केस और आता है जिसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेज कंस्ट्रेंट। अब देखो वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है उसे समझते हैं। आपके पास क्या होगा ना कि ऐसा मान लीजिए कि अगर एक स्लोप है, ठीक है, एक स्लोप है कोई भी, मैं रफली बना देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्लोप है, ठीक है, उस स्लोप के ऊपर हमने यहाँ पर कुछ एक दीवार बना रखी है। अब जब आपने दीवार बना रखी है तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इसमें गिराएंगे तो वो यहीं आएगा सीधा, ना तो वो राइट जा पाएगा, ना वो राइट जाएगा, ना वो लेफ्ट जाएगा। सिंपल सी चीज, ऐसे डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन को क्या बोलते हैं कि अगर आपने इसके बीच में कोई रोप ले आए, इस तरीके से आपने कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फंसा दिया, ठीक है, तो अब अगर आप इस वाले पोर्शन को बाहर की तरफ ले जाओगे, जैसे जैसे बाहर जाता रहेगा वैसे वैसे नीचे आता रहेगा। बोलो हाँ या ना?
जैसे जैसे ये बाहर जाएगा वैसे वैसे ही नीचे आएगा, बस उसी चीज की बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। लेकिन आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट और आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, वो आपका वही रहेगा पोर्शन जो आप लोगों को पहले पढ़ाया गया था। क्या इतना क्लियर है? आराम से आप लोग देखिए क्या कहता है, देखो कंडीशन क्या है, देयर इज अ रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। वो जो मैंने बताया ऊपर दीवार लगी हुई थी दोनों, उनके बीच में कॉन्टैक्ट बना हुआ है, सिंपल सी चीज। ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड, ऑब्जेक्ट जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे, वो रिजिड फॉर्म में होंगे, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। वही जो मैंने आपसे बोला, रिलेटिव वेलोसिटी इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज। अब आ जाइए आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पर। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ क्लियर करा देगा, ठीक है बेटा। देखिए कहता है अ रॉड ऑफ मास 2m मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। एक रॉड है जिसका मास 2m है, वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। अब वो डाउनवर्ड तभी आ सकती है जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज इसने तो यहाँ पर इसे फंसा ही रखा है ना। आप देखिए ना यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, दीवार बनी हुई है। अब अगर दोनों साइड में दीवार बनी हुई है तो जब आप इस वाले ऑब्जेक्ट को खींचेंगे आपकी तरफ, ठीक है, उस साइड में जब आप इसे लेकर के जाएंगे तब ये रॉड धीरे 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 नीचे आए, क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप कम होता रहेगा, रॉड नीचे आती रहेगी। सिंपल सी चीज है, हमें पता है, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ द वेज ऑफ मास एम, वेज का जो सर्फेस है वो मास एम है हमारे पास, सिंपल है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड द वेज। अब आपको इन दोनों के बीच की वेलोसिटी का रिलेशन बताना है, सिंपल। आपको ये दिया हुआ है कि भाई v2 हमारा इधर जा रहा है, v1 हमारा नीचे आ रहा है। अब एक बार आप लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताओ कि क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? बोलो बेटा, क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो फिर सारी की सारी सिचुएशन आपकी दूर हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है? भाई ध्यान से देखो यार, यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, दो कंडीशन फॉर्म हो सकती है। एक तो आप ऐसे तोड़ सकते हो और एक इस वेलोसिटी को ऐसे तोड़ सकते हो, क्योंकि ये कहाँ आ रही है, सेंटर में आ रही है हमारे पास v1, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई ये वाली जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, जो कि यहाँ पर थीटा आएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास थीटा आएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे पास कुछ v1 है, तो ये हो जाएगा v1 cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया और ये हमारे पास हो जाएगा v1 sin थीटा। सिंपल, हमारे पास दो पोर्शन निकल कर आ गए। क्या इसी तरीके से आप उसे भी ब्रेक डाउन करेंगे? एक बार उसे भी कोशिश कीजिए आप लोग कि कैसे आप लोग उसे ब्रेक डाउन करेंगे, बोलिए। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी चीज है। तो आपने कहा सर ये हमारे पास हो जाएगा थीटा और ये हमारे पास एक वेलोसिटी चलेगी, तो इट मींस यहां पर आप लोग बोल रहे हैं v2 cos थीटा और ये आप लोग बोल रहे हैं v2 sin थीटा। ये आपने यहां पर इसे कंसिडर कर लिया। क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज। अब एक बात बताओ, क्या ये v1 cos थीटा v2 sin थीटा के बराबर है? तो आपको यहां पर सिर्फ इतना सा लिखना है, v1 cos थीटा, आपके पास यहां पर क्या आएगा बेटा, v1 cos थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, v2 sin थीटा। मैं एक एक स्टेप लिख करके पीछे इसलिए होता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ साथ अपना दिमाग चलाओ। अगर सारी चीजें मैं कर दूंगा तो आप लोग सीखेंगे कैसे? क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आती है जहां पर आप लोग ये बोलते हैं सर v1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, v2 sin थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों को इक्विवेलेंट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या इतना क्लियर है? बस ये हमें यहाँ पर देखना था। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक बार इसे देखते हैं क्या कहना चाहता है। कहता है कि हमारे पास पुली है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है पुली हमारे पास है, स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नेग्लिजिबल मास वगैरह, ठीक है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ठीक है, आप देखिए नीचे की तरफ हमारे पास क्या लग रहा है, √2mg। आप यहाँ पर देखिए वेट हमारे पास क्या लग रहा है, देखो ध्यान से। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों, क्या मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ, क्या मैं ये बोल दूं कि भाई ये जो हमारे पास है टेंशन टी है और ये भी हमारे पास क्या है, टेंशन टी है। बोलो क्या इतना क्लियर है? अब इतना करने के साथ ही आप लोग ये बोलेंगे सर एक हमारे पास यहाँ जाएगा और एक, मतलब ये क्या होगा हमारे पास टी कॉस थीटा और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के जो साइन कंपोनेंट है वो इस साइड में आकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। मैंने सिर्फ इसका क्या करा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जो कि ब्रेक डाउन करके इजीली आप लोग बना सकते हैं। और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, √2mg। देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया हमारे पास, √2mg हो गया। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना √2 के बाद mg है, मास के ऊपर कोई हमारा रूट नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ना तो ऊपर जाना चाहता ना नीचे, इट मींस कि ये दोनों टी कॉस थीटा मिलकर √2mg को बैलेंस कर दें। इट मींस यहां पर ये हो जाएगा बेटा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 m इंटू में g। ये लीजिए, ये हमारे पास यहां पर सिचुएशन
आनी चाहिए। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए कि क्या मैं टी कॉस थीटा बराबर में √2/2 mg कर सकता हूं? अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? देखिए ऊपर भी कर लीजिए मल्टीप्लाई √2 से और नीचे भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 mg। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए एक बार। ध्यान से देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जब आप इसे अच्छे से कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉस थीटा बराबर 1/√2। कॉस थीटा हमारे पास कितना आएगा 1/√2 और थीटा आपके पास कितना आ जाएगा ये आप मुझे बताएंगे। अब चलिए देखिए आराम से, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कितना निकल कर आएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो जब भी मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? ये बहुत सिंपल सा सवाल था। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। पहले बताइए क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ये चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ रही है तो फिर वेल एंड गुड है चीजें क्लियर। तो कंस्ट्रेंट मेथड के बाद यहां तक आपका पोर्शन हो गया, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। काफी टाइम ना बच्चे को क्या नहीं समझ में आता, वो है फ्री बॉडी डायग्राम। सर फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, हमें उसमें क्या करना चाहिए? तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना बेटा, ये आपके पास आती हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ब्लॉक है, साइड में दूसरा ब्लॉक है। अब अगर आप इसे ढलान से ऊपर उतार रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने कैसे फोर्सेस को वहां पर लिया हुआ है। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं। बोलो समझ आ रहा है बच्चा पार्टी आप लोगों को? वेरी गुड बेटा। अब सबसे पहले मुझे आप लोग एक चीज बताइए जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, मतलब हाथ है, ठीक है? हाथ को आप लोग मानिए हॉरिजॉन्टल टेबल। उसके बाद अगर मैं इसे उठा करके, जो कि एक ब्लॉक है, इसे इसके ऊपर रख देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में बेटा, यहां पर मैंने आपसे बोला था कि मेरा जो हाथ है वो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे mg। अगर mg और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के बराबर रहते हैं तो ये ऐसे स्पेस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं पर n ज्यादा हो गया तो ये ऊपर उठ जाएगा, mg ज्यादा हो तो नीचे। इसी तरह से कंडीशन होती है कि जब आप इसमें आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये चल नहीं रहा, इट मींस कि कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लग करके इसे बैलेंस कर रही है। क्या इतना क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। पानी वानी पी लिया जाए थोड़ा, बताइए आप लोग, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बात करते हैं आगे की। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक डायग्राम है, मैंने इस तरीके से इसे कंसिडर कर लिया, ठीक है? और यहां पर मैंने आपसे बोला कि भाई ये नीचे जमीन से ऐसे कनेक्टेड है, मास m है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ऊपर की तरफ जो आपके पास लग रहा होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो कि ये वाला सरफेस लगा रहा होगा, और ऑब्जेक्ट इसके पास नीचे की तरफ हमारा लगा रहा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं mg। पहले बताइए क्या ये दोनों फोर्सेस आप लोगों को क्लियर हुए? ठीक है, ये फोर्सेस आप लोगों को क्लियर हुए। अब इसी के साथ अगर आप लोग आगे चले जाते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, अगर आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया, ये लीजिए, तो पीछे की तरफ आपके पास यहां होगा बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यही है रुकावट। फ्रिक्शन एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि सर आलसी होता है। फ्रिक्शन आलसी कैसे हो सकता है? मान लेते हैं कि फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है, आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का है। अब अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है बेटा, तो यहां पर आपने अगर उसे फोर्स लगाया 9 न्यूटन का, वो मूव नहीं करने देगा ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल मूव नहीं करने देगा। फिर आपने फोर्स लगाया 9.5 न्यूटन का, वो अब भी मूव नहीं करने देगा। फिर आपने क्या करा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, वो अब भी मूव नहीं करने देगा, क्योंकि उसकी लिमिट थी 10 रुपए तक की, यानी 10 न्यूटन तक की। उसके बाद जैसे ही आप 10 न्यूटन से 1 पॉइंट भी ऊपर फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट तुरंत चलना शुरू कर देगा। इट मींस कि फ्रिक्शन होता है आलसी। क्या इतना क्लियर है? ये देखिए, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देयर इज अ रेजिस्टेंस टू द मोशन, ठीक है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग वी कॉल सच डिस्टेंस ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं, ये फ्रिक्शन तभी अप्लाई होता है जब आप दो ऑब्जेक्ट के सरफेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं। फ्रिक्शन का सिंपल सा काम है, आपका जितना भी मोशन है उसका अपोज करना। जितना भी मोशन है उन सब का अपोज करने का जो काम है वो किसका बेटा? फ्रिक्शन का है। ये बात हमें याद रखनी है। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी चीज आप लोगों को समझ में आ जाती है ना बेटा, जो भी चीज आप लोगों को समझ में आ जाती है, वो नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ सर हमें पल्ले पड़ रहा है, या फिर हमें पल्ले नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, क्योंकि यही चीज़ हमें बताती है कि अगर हम कहीं पर लैग कर रहे हैं तो उसे सुधार लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईगो जैसा कोई सिस्टम नहीं मेरे लाल। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि भाई जो फ्रिक्शन होता है बेटा, फ्रिक्शन आलसी होता है। सर फ्रिक्शन आलसी कैसे होता है? फ्रिक्शन आलसी ऐसे होता है बेटा कि जितना आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन अपने आप को उतना ही एडजस्ट करता हुआ चलेगा आगे। आगे अगर हम चलें तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सर एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। मान लो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आप इसे आगे की तरफ खींच रहे हैं कितना 10 न्यूटन से, और आपने बोल दिया कि सर हमारे पास जो फ्रिक्शन निकल करके आ रहा है वो है 12 न्यूटन का। ऐसा मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहा कि सर हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो कितना निकल कर आ रहा है, एग्जैक्टली देखने के बाद 12 न्यूटन निकल कर आ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है। आपने क्या करा, इसमें 1 न्यूटन और बढ़ा दिया, स्टिल रेस्ट में है। आपने 1 न्यूटन और बढ़ाया, स्टिल रेस्ट में है। लेकिन अब ये ऐसी कंडीशन में आ गया कि अब ये 10 और 1 मिल करके ये 12 हो गए। ये कितना हो गया, 12 न्यूटन। अब ये जो आपने बाहर से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये फ्रिक्शन ऑलरेडी 12 न्यूटन को झेल सकता था, तो वो झेल रहा है आराम से। इसका मतलब जब तक आपकी बॉडी रुकी हुई है, वो आगे नहीं चल रही, वहां पर लगने वाला जो आपके पास फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर अगर 0.5 न्यूटन भी आपने फोर्स उसे दे दिया, तो बॉडी अब रेस्ट में नहीं रहेगी, बॉडी आगे चल पड़ेगी। और जब बॉडी चलने लगेगी आगे की तरफ, तब उसकी तरफ जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आई होंगी। क्या इतना क्लियर है? मैं एक बार और आप लोगों को समझा देता हूं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैंने सिंपल सी एक बात बोली कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, 10 न्यूटन तक का फोर्स झेल सकता है या 12 न्यूटन तक का, मान लेते हैं 12 न्यूटन जो हमने एग्जांपल लिया था। तो मैंने आपसे कहा कि फ्रिक्शन 12 न्यूटन का है और मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, रुकी हुई बॉडी है। मैंने कहा मैं वापस से 11 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, अब मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो 12 न्यूटन तक तो वो कंपाइल कर लेगा बॉडी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि लेकिन 12 से ऊपर अगर आप एक पॉइंट भी लेकर के गए तो फिर उसके ऊपर उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया। क्या इतना क्लियर है? यही डिफरेंस हमारे पास निकल कर आता है जब हम बात करते हैं स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर। क्या इतना क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है ये। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं कर रहा, इट मींस वो सारी की सारी कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ जाती है। अब ध्यान से पढ़िए, आप कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस इज गिवन बाय दिस। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, म्यू एन होता है, याद रखना इस चीज के लिए। फ्रिक्शन जो होता है हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं, म्यू एन होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का। ठीक है, अब ये अगर स्टैटिक है तो म्यू भी हमारा स्टैटिक होगा, अगर ये फ्रिक्शन काइनेटिक है तो ये भी हमारे पास काइनेटिक होगा। अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो इसे अगर मैं एस कंसीडर कर रहा हूं तो ये म्यू भी मेरे पास एस वाला होगा, स्टैटिक वाला होगा, याद रखना। तो एन आपके पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और एस आपके पास क्या है, अगर हम लोग बात करें, कांस्टेंट है, विच इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लीजिए, ये आपके पास आ गया पूरा का पूरा फॉर्मूला जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब आपने पढ़ा कि स्टैटिक इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब मैंने आपको बता दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप 10 न्यूटन 12 न्यूटन जो एग्जांपल दिया था वही यहां पर इंप्लाई करेंगे। क्या इतना क्लियर है? अब इसके बाद कहता है हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तक जहां तक वो जा सकता है जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो स्टैटिक में हमारी बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, और वो डायग्राम आप लोग ऑलरेडी यहां पर समझ चुके हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये देखिए, ये हमने कोई डायग्राम बनाया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि भाई ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। सिंपल सी चीज मैंने आप लोगों से बोल दी कि ये तो m मास का है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, mg। इस mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। इस तरफ आप लोगों ने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और पीछे की तरफ आपके पास जो लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, और उसे हमने ले लिया स्टैटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, ये देखिए, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है, म्यू इंटू में n होता है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या ये n mg को बराबर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इट मींस कि आपके पास जो यहाँ पर फ्रिक्शन निकल करके आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू mg। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल कर आएगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इट मींस यहां पर आपको एक चीज और याद रखने की, बॉडी तभी स्टैटिक होगी, बॉडी तभी स्टैटिक होगी जब आपके पास जो फ्रिक्शन है, जो आप लोगों ने बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, उसके बराबर हो।
ठीक है, यहां पर मैंने आपसे बोला कि ये आपने जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया है ना, इसके बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन, तभी आपका बैलेंस हो पाएगा। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा तो ये आगे निकल जाएगा, तो उसे बराबर ही रखना है। तो फ्रिक्शन आपके पास क्या होगा, हमारे पास एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, आप लोग इसे देखिए एक बार, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल सी चीज है, काइनेटिक मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट आगे मूव करना शुरू कर दे उस टाइम पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन अब हमारे पास क्या है, काइनेटिक है, तो हमने क्या करा, फ्रिक्शन काइनेटिक, म्यू काइनेटिक हमारे पास हो गया, इनटू में एन हो गया। सिंपल सी चीज है। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमसे क्या कह रहा है, इट एक्ट ऑन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ये देखिए, ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव स्लिपिंग और रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जब दो सरफेस आपके पास होती है तो स्लिप कर रही हो या इस तरीके से मूव कर रही हो, तो इसके बीच में लगने वाला जो हमारे पास हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला हमारा अपोजिट साइड में जो फोर्स होगा उसे फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया गया। ये देखो, म्यू एस और म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। इन्हें सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है कि भाई सरफेस एरिया कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा, इससे कोई लेना देना इन्हें नहीं है। क्या इतना क्लियर है? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और जो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, वो भी इंडिपेंडेंट है रिलेटिव स्पीड के, उसे रिलेटिव स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करते हैं म्यू एस और म्यू के, प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन पेयर ऑफ सर्फेसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर रुका हुआ है तो म्यू एस और अगर चल रहा है तो म्यू के। बस इतनी बात को याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? आराम से देखिए एक बार आप इसे, फिर हम बात करते हैं आगे की। अब एक स्टेप हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहां पर मुझे एक ग्राफ बना के दे दो, मैंने आपसे कहा कि यहां पर मुझे एक ग्राफ बना करके दे दीजिए, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, बहुत सिंपल। मैंने कहा ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा ईजी है। ये देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है बेटा, ग्राफ बनाना हमारे पास बहुत ज्यादा ईजी है, ये याद रखना। और काफी टाइम ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर आपके पास होगा बेटा फोर्स अप्लाइड, यहां पर आपके पास क्या होगा मेरे लाल, यहां पर आप लोग लिखिए फोर्स अप्लाइड, और यहां पर आप लोग लिखिए बेटा फ्रिक्शन। यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन लिखेंगे। मान लेते हैं कोई बॉडी आपकी पहले तो इस तरीके से आ रही, फिर उसके बाद वो स्टेबल हो गई यहां पर, तो इट मींस कि ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है, हाँ या ना? क्या इतना क्लियर है? पहले ये बताओ आप लोग, क्या इतना चीज आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां पर आपके पास एक कंडीशन निकल कर आ जाएगी, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास हो जाएगा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसे और तरीके से मैं लिख देता हूं, एक सेकंड। ये देखिए, ये हमारे पास कंडीशन है, इसे ऐसा लिख लो आप, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हमारे पास हो गया बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू हमारे पास आती है, देखो यहां तक तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर हो गए और उसके बाद फोर्स ने आगे बढ़ना शुरू करा, तो वो उस टाइम पर दम तोड़ देता है, और ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बिहाफ पर आगे चलने लगता है। पहले बताइए कि आपको इतना क्लियर है, हाँ या ना? बताइए, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम आपके पास की वैल्यू निकल कर आ रही है, इसे हम लोग FRS मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि आपके पास जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इस वाले पॉइंट पर होगी, जो आप यहां पर आराम से देख पा रहे हैं। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है बेटा, ये आप लोग यहां पर कंसिडर कर लीजिए, तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये होता है आपके पास क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इसे पढ़ेंगे, और आप इसे पढ़ने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करना, मैं आपको यहां पर भी 1 मिनट का समय देता हूं, एक बार आप इसमें खुद सोच विचार करके इसे चलिए कि कैसे हमारे पास ये सॉल्व होगा। एग्जांपल के तौर पर, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 kg। कहने का मतलब 100 किलो की एक बॉडी रखी हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि वो मूव करे, तो उसे मूव करने के लिए आपको 98 न्यूटन का फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ओवर आइस, वो भी आइस के ऊपर। सोचो आइस है, आइस के ऊपर आपका बॉडी रखी हुई है, और बॉडी को अगर आप लोग मूव कराना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पर 98 न्यूटन का फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो आपसे कहता था कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपके पास है वो कितना होगा, मतलब जब आपको इतनी सारी कंडीशन दी तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, और आप लोग अपने साथ भी कॉपी को लेकर के बैठिएगा, ताकि आप लोग यहां पर चीजों को समझ पाए, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं हम लोगों ने इस तरीके से कंडीशन को सॉल्व किया। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल कर आ गया बेटा। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि ऐसा मान लो कि ये जो रखी हुई है आइस है,
तो आई से तो क्या होगा, हमारे पास दो चीज तो कंफर्म है ना, ऊपर की तरफ लगने वाला एन और नीचे की तरफ लगने वाला एम जी, इसका तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये तो कंफर्म है हमारे पास, है ना। ये लीजिए, आप आराम से एक बार इसे देखिए, ट्राई कीजिए कैसे म्यू निकालोगे, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या इतना क्लियर है मेरे लाल? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टैटिक है, तभी तो उसके ऊपर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना? तभी तो आपको फोर्स लगाकर उस बॉडी को मूव कराना पड़ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू में एन हो जाएगा। और आप बताएं एक बार कि क्या ये हमारे पास फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट साइड में आप लोग क्या लगा रहे होंगे, यहाँ पर फोर्स लगा रहे होंगे। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? क्या एन की जगह मैं एम जी लिख सकता हूं, तो क्या मेरे पास फ्रिक्शन बराबर में म्यू एस एम जी हो जाएगा? बोल मेरे लाल हाँ या ना। चलिए एक बार देखो, आप लोग आराम से देखिए, आप लोगों को अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है। और आपसे पूछा क्या बेटा, म्यू एस आपसे पूछा है, तो अब तो इजीली निकल करके आ जाएगा। तो म्यू एस आपके पास कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, फ्रिक्शन अपॉन में हो जाएगा एम जी। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब बॉडी स्टैटिक है तो ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, एफ एक्सटर्नल जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, एम जी हो जाएगा। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर आपके हाथों में आया हुआ रखा है, ट्राई कीजिए इसे एक बार। अब तो वैल्यू पुट कर ले मेरे लाल, अब तो यहां पर चीजें लगा ले, आराम से देख, यहाँ पे तेरे को समझ में आ जाएगा। कितना है फोर्स, 98 न्यूटन है सर, 98 लगा। मास कितना है हमारे पास, मास है हमारे पास सर 100 kg, 100 kg लगा। ग्रेविटी जब ऊपर 98 लिया तो नीचे 9.8 कंसिडर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.1 आंसर। तो ये हमारे पास कुछ आएगा, सिंपल सी चीज है भाई, देखो कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, आपको याद क्या रखना है कि सर अगर हमारे पास ये आइस के ऊपर दिया हुआ भी है तो भी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। आपसे सिर्फ इतना बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स उसे लगाना पड़ रहा है मूव करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए। इसका मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इट मींस कि वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर है। और अगर वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर है तो क्या मेरे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा मेरे लाल? और जब आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो एन की वैल्यू आपने एम जी पुट करी, आपसे म्यू एस पूछ रहा है, सारा फॉर्मूला आपने रख लिया। अब बात आती है कि मैंने फ्रिक्शन की जगह एफ को क्यों रखा, तो भाई बहुत सिंपल है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है आगे की तरफ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ मूव करता है, और उससे पहले की जो कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट आगे मूव करे उससे पहले कंडीशन, जब तक वो रुका हुआ है तब तक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, तभी तो नहीं जा रहा वो। सिंपल, जैसी फोर्स ज्यादा होगा ये मूव करने लग जाएगा, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोग यहां पर आराम से देख पा रहे हैं। बोलो क्या इतना क्लियर है? बहुत सिंपल। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं आगे की। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिए, ये उससे भी अच्छा है, ये देखिए ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। कहता है अ ब्लॉक ऑफ W इज हेल्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ब्लॉक के सहारे लगाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर इसे रखकर इस पे एक अपोजिट ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो आप? वही चीज उसने बोली हुई है। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ एफ नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक, मतलब अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, कितना मिनिमम फोर्स मुझे लगेगा, बस वो बताना है। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज के लिए क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा, एक वॉल आपने कंसीडर कर ली, ये लीजिए। सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, अगर वो आपको आता है तो फिर आप सारी चीजों को बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपके पास आते के साथ ही आपको पता है सर नीचे mg और सरफेस के परपेंडिकुलर यहां पर कहीं n लग रहा होगा। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास यहां पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा बेटा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक है, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। इट मींस कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो mg और n आपका f के बराबर है। पहले बताओ क्या इतनी चीजें क्लियर है? हाँ या ना में बताइए एक बार। ठीक है, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर मेरे पास जो फ्रिक्शन है वो यहां पर mg को बैलेंस कर रहा है, और क्योंकि मैं जानता हूं कि फ्रिक्शन जो होता है हमारे पास वो म्यू इंटू में n होता है, और n आपके पास जो यहां पर है वो फोर्स के बराबर है, तभी रुका हुआ है वो। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि यहां पर हमारे पास जो n है वो फोर्स को बराबर कर रहा है? सिंपल। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू में फोर्स हो जाएगा। यहां तक मुझे ये पता चला, और मैं इस म्यू एफ को उठाकर इधर रखने वाला हूं, तो म्यू एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा mg, और अगर ऐसी कंडीशन आपके पास है तो f बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन में म्यू। पहले बताओ आप लोग, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई कि मुझे अगर मिनिमम चाहिए तो ये मेरे पास जो कंडीशन है वो लगने वाली है?
बोलो इतना समझ में आ रहा है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसे W बाय म्यू भी लिख सकते हैं। F हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम लोग W अपॉन में क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। अब बताइए आप लोग यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या डेटा आप लोगों को समझ में आया? जो भी चीज आप लोगों को गिवन है वो समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कहता है आपके पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स नीड टू होल्ड द ब्लॉक, तो W से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फोर्स इंटू में करेंगे तब आपके पास निकल कर आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बोलिए क्या इतना क्लियर है? मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हमेशा हमेशा एन को mg के बराबर नहीं करना बेटा। अगर ये वर्टिकल वॉल में आ गया तो अब आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फोर्स के बराबर है, और जो आपका फ्रिक्शन है वो mg के बराबर है। देखो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज हो गया, लेकिन ये वाला सिनेरियो चेंज नहीं होगा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। अब फ्रिक्शन mg के बराबर है तो आपने यहाँ पर वैल्यूज को रखे, सॉल्व कर लिया, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा। अगर इतना आप लोग समझ पा रहे हैं देन इट मींस कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है। बोलो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और, ये देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, आप यहां पर समझ पाएंगे क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन द गिवन फिगर शोन अ ब्लॉक ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन, एक ब्लॉक का वेट है 10 न्यूटन जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहां पर आराम से रेस्ट कंडीशन में, मतलब मूव नहीं कर रहा, सिंपल, ठीक है। अब द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आप यहां पर देखिए, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज दिस। तो ये आपको यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन इसने गिवन दिया हुआ है, यहां पर आपको इसने वेट ये वाला दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन। 3.5 न्यूटन का फोर्स आप दे रहे तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन, a horizontal force of 3 न्यूटन is applied to the block, then the block will be what? अब ब्लॉक के साथ हमारे पास कंडीशन क्या होने वाली है वो हमें यहां पर बताना है। क्या इतना क्लियर है? एक बार आप इसे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। एक बार आप इसे थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है बेटा? क्वेश्चन को रीड कीजिए। चलिए यहां तक आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे, क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा है कि मतलब देन ब्लॉक विल बी, ब्लॉक के साथ होगा क्या, हमें यही तो पूछा है इसने, सिंपल सी चीज है। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि देखिए, कहता है एक ब्लॉक है हमारे पास, सिंपल सी चीज समझो, ब्लॉक है जिसका हमारे पास वेट नीचे की तरफ जो लग रहा है वो कितना है बेटा, 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, mg 10 न्यूटन दिया हुआ है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा, क्या मैं मान सकता हूं इस चीज के लिए? क्या इतना क्लियर है? चलिए, और अगर आप इसे यूनिफॉर्म मोशन में आगे मूव कराना चाहते हैं तो 3.5 न्यूटन का फोर्स आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने हॉरिजॉन्टली से 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक के साथ क्या होगा, वो पता करने के लिए हमें यह पता करना होगा कि फ्रिक्शन हमारा कितना है। अगर फ्रिक्शन आपका 3 न्यूटन से ज्यादा है, ठीक है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शन आपका 3 न्यूटन के बराबर है तो भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर आपका फ्रिक्शन 3 न्यूटन से कम है तब आपका ब्लॉक आगे मूव करेगा। क्या अब आपको समझ में आया? अब एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, अब एक बार इसे ट्राई कीजिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में एन। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में एन। तो म्यू हमारे पास कितना है जो हमें जानते हैं, 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन बराबर mg के होगा तो हमारे पास इतना निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आया बेटा? ये निकल कर आया हमारे पास 4 न्यूटन। अब एक बात बताओ, आपको जो यहां पर निकल कर आया लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है 4 न्यूटन, और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो है आपके पास 3 न्यूटन का। तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? किसी भी एंगल से मूव नहीं करेगा। आप खुद देखिए ना एक बार कि आपके पास अप्लाइड फोर्स कितना है और आपके पास ये ऑब्जेक्ट कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब लिमिटिंग फोर्स आपके पास कितना है। तो आप यहां पर अगर रीजन लिखना चाहें तो रीजन के अंदर आप लोग एक बात बोल सकते हैं, और वो क्या है बेटा, यहां पर आप लोग एक बात ये बोलेंगे कि सर ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स आप ऐसा लिखिए, आप यहां पर लिखिए बेटा, अप्लाइड फोर्स is less than the, ये देखिए, is less than the limiting friction, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, किसी भी एंगल से मूव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला आपसे, अगर 3 न्यूटन का फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। प्रॉब्लम है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका 3 न्यूटन से ज्यादा होता तो मूव नहीं करेगा, 3 न्यूटन के बराबर होता है मूव नहीं करेगा, लेकिन 3 से थोड़ा भी कम होता तो ऑब्जेक्ट मूव करता। क्या इतना क्लियर है? ये हमें यहां पर पोर्शन याद रखना है।
बोलो इतना समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आप लोग आ गए हैं देन इट मींस कि आप लोगों ने इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया तो काफी सारी दिक्कतें, काफी सारी प्रॉब्लम आपकी छूमंतर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। वो कैसे सर? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो, और वो लॉजिक ये है कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपने बात की अब तक हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस की, लेकिन सोचो हॉरिजॉन्टल सर्फेस तो हमने बात की, हमने ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे भी रखा, लेकिन हमने कहीं भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया। उसका रीजन था कि हमने फ्रिक्शन टॉपिक को पढ़ा नहीं था। अब अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई इंक्लाइन पोर्शन पे हमारे पास ये देखिए, इस इंक्लाइन पोर्शन पर आपने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है और ऑब्जेक्ट या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है पहली चीज। दूसरा इसके अंदर और क्या हो सकता है हमारे पास, एक तो मैंने बोला या तो नीचे आएगा, एक मैंने बोला या फिर ऊपर जाएगा, या तो ये कंडीशन है या फिर ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। तो तीन कंडीशन हमारी फॉर्म हो सकती है। अब इन तीनों ही कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा, किस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, वो सारी की सारी चीजें हमें यहां पर पता लगानी है बेटा। क्या इतना क्लियर है? एक बार आप लोग इसे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। बात करते हैं हम लोग आगे की। अब पहले एक स्टेप को हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए, ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गया निकल के। अब अगर मैंने आपसे बोला कि m मास है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई फ्रिक्शन वगैरह इसमें सब कुछ लग रहा है, तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। टू मूव द बॉडी, और याद रखना कि यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर आपके पास जो फ्रिक्शन है बेटा वो क्या है, प्रेजेंट है। चलिए ये देखिए एक बार आप लोग मुझे बताएं कि क्या यहां पर हमारे पास होगा। ठीक है, मिनिमम फोर्स हमारे पास जो निकल करके आएगा उसे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये मिनिमम फोर्स आपके पास निकल कर आएगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये आपके पास कंडीशन आ गई। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास आता है एक कंडीशन जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। तो रिपोज का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपके पास अगर इंक्लाइन प्लेन में है और वो रेस्ट कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है। आप ऐसा समझिए कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन यहां पर रखा हुआ है और इस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहां पर कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये लीजिए, ये आपने यहां पर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, इसे इस तरीके से लीजिए, ये लीजिए। आपने यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करा बेटा, तो एक बात बताओ, क्या वो नीचे की तरफ mg लगेगा, हाँ या ना? सिंपल सी चीज है। और ये सरफेस उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्मल रिएक्शन। क्या इतना क्लियर? अब ऊपर की तरफ लग रहा होगा हमारे पास क्या, फ्रिक्शन। ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये चीज हमें भूलनी नहीं है। तो ये mg दो पार्ट में टूटेगा, एक तो होगा हमारे पास क्या, mg cos थीटा, mg cos थीटा। क्या इतना क्लियर है? और एक हमारे पास निकल कर आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं mg sin थीटा। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसे, mg sin थीटा। क्या इतना क्लियर है? ये आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा, तो क्या ये फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा? तो क्या आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर फ्रिक्शन बराबर हमारे पास क्या हो गया, mg sin थीटा। जो फ्रिक्शन हो गया हमारे पास वो क्या हो गया बेटा, mg sin थीटा के बराबर हो गया। तो क्या हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो म्यू एन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब आप अगर एक बार यहां पर नोटिस कर पा रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो n है वो mg cos थीटा के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां लिखेंगे म्यू mg cos थीटा बराबर में mg sin थीटा। बोलिए क्या इतना क्लियर है? अब देखो, अब आप लोग यहां से इजीली इस चीज के लिए निकाल सकते हैं कि भाई mg से mg कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10। तो म्यू बराबर में क्या हो गया हमारे पास, tan थीटा। या तो आप ये लिख लीजिए, ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ना अब, दैट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स में म्यू। tan इनवर्स हमारे पास क्या होता है बेटा, म्यू। ये हमारे पास कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के लिए। थीटा निकल कर आ गया आपके पास। अब लेकिन सोचने वाली बात ये है
कि आपने तो यहाँ पर रुके हुए ऑब्जेक्ट की बात कर दी भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाए तब क्या होगा, और यही ऑब्जेक्ट अगर आपका नीचे की तरफ बढ़ने लग जाए तब क्या होगा। यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, क्या तब भी हम सेम लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, तब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी। क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां से बात करते हैं दो केसेस के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहां पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि हम लोग इसे डिस्टिंग्विश कर पाए, बेसिकली डिफरेंशिएट कर पाए। अब ये देखिए, अब आपके पास यहां पर जो कंडीशन निकल कर आती है वो ये वाली है कि मान लेते हैं हमने पहले यहां पर कंसिडर किया, ये लीजिए सिंपल। अब इसके साथ हम लोग यहां पर इसे ले आए, चलिए। अब अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन को यहां पर भी ड्रॉ कर लेंगे बेटा, ठीक है, ये लीजिए। चलिए, अब अगर हम लोग यहां पर इस तरह से इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रखना है और एक्सीलरेशन को हमें यहां पर चेकआउट करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि भाई एक मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ये लीजिए, ठीक है, ये हमने यहां पर रखा। इसी तरह से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहां कंसीडर कर लेते हैं, ये लीजिए, ये आपने इस तरीके से यहां पर कंसीडर कर लिया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो क्या है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि देखो नीचे की तरफ हमारे पास क्या लग रहा होगा बेटा, mg लग रहा होगा, जो कि दो पार्ट के अंदर ब्रेक होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, mg sin थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, mg cos थीटा, जो कि आपका इक्विवेलेंट होगा बेटा किसके, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आपका सरफेस से ठीक ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। पहले बेसिक चीजों की हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, mg, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये देखिए। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, जैसे कि आप और हम मिलकर के जानते हैं, ये देखिए, ये mg sin थीटा। और ऊपर की तरफ लगने वाला जो हमारे पास होगा बेटा वो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अब इन दोनों में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या नीचे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर मूव कर रहा है या नीचे, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोजिट लगता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि भाई यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, यानी कि इस तरह से है, जो हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1 की, ये देखिए। अब यहां पर नीचे आते के साथ ही आपके पास फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगने लग गया, ये देखिए। फ्रिक्शन कहां लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन आपका लगेगा, आपने जो फोर्स लगाया ना नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर जो मैंने एक्सेलरेशन लिया ये ऊपर की तरफ लिया, जिसके कारण अगर मैं आप लोगों से बोलना चाहूं तो मेरे पास जो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन हो जाएगा। इट मींस कि फ्रिक्शन जो होगा आपके पास वो इस साइड में हमें देखने को मिलेगा। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बस सिंपल सिंपल से हैं। अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो क्या बोल सकता हूं मैं, फ्रिक्शन बढ़ा या mg sin थीटा? सर mg sin थीटा। कैसे पता? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है। तो क्या यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि mg sin थीटा माइनस में फ्रिक्शन बराबर में हो जाएगा हमारे पास कितना, मास इंटू में एक्सेलरेशन? बोलो हाँ या ना। पहले बताइए आप लोग, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं क्या? वेरी गुड। अब फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू में एन, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, mg sin थीटा माइनस का हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू में एन, बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू में ए। अब एन क्या है हमारे पास, mg cos थीटा के बराबर है, तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं दैट mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा बराबर में हो जाएगा हमारे पास एम ए। और देखो ए एम एम हर तरफ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला एम, ये वाला एम और ये वाला एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट मींस कि आपके पास जो एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या होगा बेटा, जी साइन थीटा माइनस का हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा। ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर फाइनली आपको आंसर आता हुआ दिखेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? इसी तरह से आप यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है माइनस, तो वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, mg साइन थीटा, वहां माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस में फ्रिक्शन बराबर कर लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ए हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं। तो आपने कहा भाई ये हो जाएगा हमारे पास क्या, mg साइन थीटा प्लस में आप लोग कर लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में एन, जो कि हमारे पास बराबर होगा किसके, एम ए की। क्या इतना क्लियर? अब एन की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, तो आपने लिखा है यहाँ पर mg sin थीटा प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू mg cos थीटा
बराबर कितना हो जाएगा बेटा एम ए। अब हर तरफ से एम एम को कैंसिल आउट करके आप लोग आराम से यहां पर निकाल सकते हैं वैल्यूज के लिए। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन फॉर्म होगी कि ए बराबर आपके पास यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भैया जी साइन थीटा प्लस कर लीजिए आप लोग क्या म्यू जी कॉस थीटा। ये देखिए आपके पास यहां पर जो सिचुएशन बनेगी वो ये वाली है, यहां पर माइनस और एक जगह पर प्लस। देखिए ध्यान से आप लोग, क्या आपको दोनों केसेस समझ में आ गए क्या? ठीक है, वेरी गुड। दोनों केसेस आप लोगों के पल्ले पड़ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 2 ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 2 ब्लॉक आपने रख दिए, ये कैसी सिचुएशन बनेगी वो हम बात कर लेते हैं एक बार। मान लेते हैं हम लोगों ने यहां पर इसे कंसिडर कर लिया। ये देखिए इसके ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे जो कि मैं आपसे बात करूंगा। चलिए अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसा कुछ, जस्ट अ मिनट, एक बार इसे बना लेते हैं। अरे भाई साहब रुक जाओ, हाँ बहुत सही। अब अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहां पर ना 2 ब्लॉक ले लेता हूं। 2 ब्लॉक कौन से लूंगा, देखो चलिए ठीक है। अब एक ब्लॉक हम लोग और बनाते हैं, और ये 2 ब्लॉक क्यों लेने पड़ रहे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सारी चीजें आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। चलिए बहुत सही, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आप इसे डिफरेंशिएट कर पाए। ये देखिए ये आपके पास यहाँ पर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक का हमारे पास क्या होगा, म्यू1 होगा फ्रिक्शन, दूसरे का क्या होगा, म्यू2 होगा। अब सोचो दोनों में लगने वाले हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन इसमें कैसे एक्ट करेंगे वो बताओ मेरे को, वो एक बार आप लोग देख करके बताइए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये थीटा की है, ये हमारे पास क्या बेटा थीटा है, तो यहां पर लगने वाला हमारे पास क्या हो गया, म्यू1 हो गया। यहां पर लगने वाला क्या हो गया, म्यू2 हो गया। एक एन ये लगा रहा होगा इस साइड में, और एक एन ये लगा रहा होगा इस साइड में, और ये हमारे पास क्या है, m1 है, और ये हमारे पास क्या है, m2 है। अब यहां पर हमारे पास कुछ सिचुएशंस आएंगी जिसकी हम लोग बात करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि मेरे को इस वाली सिचुएशन में मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एक साथ आगे मूव करे, एक बॉडी बनकर के ये आगे की तरफ मूव करे, मैं ये चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ तभी हो सकती है जब म्यू1 आपका म्यू2 से ज्यादा हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर म्यू1 ज्यादा होगा तो भाई दोनों बॉडीज एक साथ रहेंगी, इसका फ्रिक्शन ज्यादा इसका कम है, वो इसके साथ चिपक के आगे चलेगा। लेकिन सोचो अगर म्यू2 ज्यादा है और आपने दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में म्यू1 कम होने की वजह से दोनों सरफेस एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, म्यू1 आगे बढ़ जाएगा, म्यू2 पीछे रह जाएगा क्योंकि उसका फ्रिक्शन ज्यादा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब तीसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि म्यू1 और म्यू2 दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में n बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि n 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कंडीशन कुछ 3 हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बेटा, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। अब आप लोग ये बताओ कि अगर म्यू1 और म्यू2 में से म्यू1 आपका बड़ा हो गया, तो मैंने क्या कहा, दोनों एक साथ एक बॉडी बनकर आगे ट्रांसपोर्ट करेंगी। एक बार आप लोग इस पे निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं। क्या इतना क्लियर है? तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर ऐसी कंडीशन बन गई, तो ऐसी कंडीशन का मतलब है दैट n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा, एंड बोथ द बॉडीज मूव कंबाइन। ठीक है, कंबाइन होकर के आगे की तरफ दोनों बॉडीज जो है वो मूव करेंगी, ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बार दूसरे केस की। पहले आप लोग पहले वाले केस को आई होप कि आप लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया होगा। दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या होगा, दैट म्यू1 इज लेस देन म्यू2। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो n है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सर्फेसेस का ना कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, हट जाएगा। n आपका क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्या इतना क्लियर है? अब अगर n आपके पास 0 हो जाए, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, वो अलग हो गया, अब जब दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं तो क्या दोनों पे लगने वाले एक्सेलरेशन अलग हो जाएंगे? तो a1 अलग हो जाएगा, a2 अलग हो जाएगा। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरी गुड। तो हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसी को हम लोग एक बार देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a1 यहां पर ऐसी कंडीशन में हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस में म्यू1 जी कॉस थीटा, म्यू1 कॉस थीटा, इट्स नॉट जी, म्यू1 कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो a2 है वो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, दोनों का एक्सीलरेशन ही अलग हो जाएगा, माइनस कर दीजिए म्यू2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन यहां पर रहने वाली है। बोलो क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? वेरी गुड। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास तीसरा केस जो बनेगा, जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि म्यू1 इज इक्वल टू
μ2। मतलब दोनों हमारे पास क्या हो बेटा, दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, बताइए बताइए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि n इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 0, n इज इक्वल टू 0 और बोथ बॉडीज कंबाइन, एक साथ कंबाइन होंगी, मूव करेंगी सेम एक्सेलरेशन से, मूव विद सेम एक्सेलरेशन। ये देखिए, मूव विद सेम एक्सेलरेशन। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? एक बार आप लोग इस पर निगाह मारिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या इतना क्लियर है? क्योंकि देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर हम लोगों ने इतना बात कर लिया ना तो फिर सारी की सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर तय हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी थी। क्या इतना क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन पे निगाह मारिए और मुझे बताओ कि क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेरे लाल, किस चीज के लिए, देखिए ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने ऐसे कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये लीजिए, ये हमने m ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसिडर कर लिया और ये थीटा से यहाँ पर अगर रखा हुआ है तो क्या नीचे की तरफ mg और ये वापस से दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा mg sin थीटा। बोलिए हाँ या ना, वेरी गुड। और ऊपर की तरफ लगने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? पहले बताओ क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि यहां पर हमारे पास जो मिनिमम फोर्स है वो कितना हो जाएगा, मिनिमम फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, सिंपल सा हमें क्या एक्सेलरेशन तो हम लोग जानते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली होता है mg sin थीटा और प्लस कर लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा। म्यू बेसिकली म्यू जी कॉस थीटा, आप इसे कर लीजिए म्यू एम जी कॉस थीटा, ऐसे कर लो, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा F इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए मैंने यहां पर इसे कंसीडर कर लिया। और मैं यहां क्या करूंगा भाई, सब में मैंने बाहर कॉमन ले लिया, F इक्वल टू m, ये भी हमारे पास आ गया। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, ये कुछ भी नहीं है, मैंने एक्सीलरेशन निकाला और एक्सीलरेशन निकालने के बाद मैंने ये बोल दिया कि भाई फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन होता है। तो मैंने यहाँ पर मास की मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल सी चीज है। क्या इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ से अगर मैं एक्सीलरेशन को निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, वो क्या है, जी साइन थीटा। भाई जी साइन थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा। ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ भी तो चुके हैं पहले, अभी प्रीवियसली हम लोग पढ़ भी तो चुके हैं इस चीज के लिए। तो हमारे पास क्या रहेगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पर जी नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम लोग। ये लीजिए, कोई दिक्कत और आपत्ति हमें नहीं होने वाली। क्या इतना क्लियर है बेटा, म्यू कॉस थीटा, बस ये लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक बार हम लोग इसे भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एज द एंगल अल्फा ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, जब आप अल्फा को इंक्रीज कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आपने यहां पर ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, अगर मैं धीरे धीरे से ऊपर की तरफ लेता हूं ऐसे 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 ऐसे, तो एक टाइम के बाद तो ये नीचे स्लिप करने लग जाएगा। ये उसी चीज की बात कर रहा है, द इंक्लाइन इंक्रीज द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन बिकम थीटा। जब थीटा हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विल बी व्हाट। तो यार एक बात बताओ, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना भाई, वही हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सिंपल सी चीज, हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया। ये इस तरीके से नीचे की तरफ हमारे पास क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा सर हमारे पास mg cos थीटा। यहाँ पर थीटा कंसिडर कर लीजिए आप लोग ऐसे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, mg sin थीटा। अब आपको वो वाला याद आ रहा है जब हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था यहाँ पर? बोलो, क्या आप लोगों को वो वाली चीजें याद आ रही है जब हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ा था? क्लियर है, वो बात याद रखना। तो हमारे पास जो ये कंडीशन है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी आगे चल के, वो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, tan थीटा बराबर में हमारे पास क्या होता है, म्यू। ये हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं और ये इसी चीज की बात कर रहा है। तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा भाई, tan थीटा निकल करके आ जाएगा, दैट्स इट।
तो हमारे पास क्या होता है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो इंक्लाइन प्लेन हमें दिखा रहा है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास tan थीटा। पहले बताओ क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? यहां तक अगर आप लोग आ गए तो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है। आई होप कि आप लोगों ने इसे यहां पर अब समझ लिया होगा अच्छे से। तो अगर आप लोग यहां तक आ गए देन इट मींस कि आपने बहुत अच्छे से इस वाले चैप्टर को समझ लिया है और लॉज ऑफ मोशन आपका हो जाता है यहां पर खत्म। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। और हाँ, याद रखना, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आएगी कि सर अभी आपने खत्म बोल दिया लेकिन आप लोगों ने वो नहीं पढ़ाया जहां पर हम लोग साइकिल की बात करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं। बेटा वो सर्कुलर मोशन का पार्ट है, उसे अलग से करा दिया जाएगा, चिंता ना कर। बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों।